गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सभी? क्लास 12th, जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में किसके बारे में पढ़ा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा, है ना। और मेनली वो तीन जो टाइप्स थी जो हम पढ़ रहे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स आप जो पढ़ रहे थे, उनमें आपने बात नोट की होगी कि दे आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। इस तरीके से उनमें सब में ये डिफरेंट फॉर्म्स आती गई और क्वेश्चन सॉल्व होता गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रल भी पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड है। बस इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों में फ़र्क क्या हो गया, सीधा सा पॉइंट आ गया स्टूडेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता था, उसका आप इंटीग्रेशन कर देते थे, ठीक है। प्लस सी इसलिए लगाते थे क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज इनडेफिनेट थी, मतलब कांस्टेंट के बेस पर उसको इनडेफिनेट कहा गया था। क्योंकि कांस्टेंट जो लग रहा था वहाँ पर वो इसलिए लग रहा था बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी और फंक्शंस की ओवरऑल वैल्यू भी कुछ भी आ सकती थी, ठीक है। बट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको मेनली याद रखना है कि डेफिनेट, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शन दिया जाएगा, अब उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा दी जाएंगी, उस लिमिट तक उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मतलब आपको फंक्शन दे दिया, मान लीजिए sin x, उसका इंटीग्रेशन कीजिए, बट आपको लिमिट है कि भैया आपको इसके अंदर a से लेकर b तक का इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स के बेस पर उसको सॉल्व करना है। वो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, और उस कांस्टेंट के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिमिट्स आपने बहुत लगाई हैं, आपने शायद अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने ऑफ कोर्स लिमिट्स का टॉपिक पढ़ा है काफ़ी, लेकिन अब हम जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके बेस पर मैं बताना चाहूँगा कि ये लिमिट्स का प्रोसेस है क्या। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पर ले चलता हूँ, मेन बेस थ्योरम पर ले चलता हूँ, जिसको फंडामेंटल थ्योरम कहा गया। फंडामेंटल थ्योरम ध्यान से देखिएगा, ऑफ इनडेफिनेट कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव। आपको पता है प्रिमिटिव किसको कहते हैं, बताया था मैंने आपको, यानी कि अरे भाई जो इंटीग्रेशन को, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं जो आंसर आता है। तो प्रिमिटिव यानी कि दिए गए फंक्शन का जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया उसको प्रिमिटिव कहते हैं। और जैसे डेरिवेटिव निकाल ले, डेरिवेटिव तो आपको पता ही है। तो व्हाट आई मीन टू से, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन को प्रिमिटिव कहते हैं। द फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, बिल्कुल सही है, ये आपको बार बार याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो आप निकालते हो, उस इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव बोल लीजिए और एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए, ठीक है। उसने बोला ये जो फाई एक्स है ये एक फंक्शन है, ये भी क्या है, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव है ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। यानी कि अब आपको यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया जा रहा है और वो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल। यानी कि इस बात पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि अब हमारे पास फंक्शन, सिर्फ अगर इंटरवल नहीं होता तो फंक्शन कोई भी हो सकता था, उसका ग्राफ आप कैसे बना लीजिए, है ना। मान लीजिए मैंने बोला साइनसा है, तो साइनस इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू पाई, तो इसका मतलब साइनस का ग्राफ सिर्फ आप कहाँ से कहाँ तक देखोगे, 0 से लेकर पाई तक देखोगे। तो पॉइंट इज दिस, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा और डिफाइंड होगा किस इंटरवल पे, ए बी क्लोज इंटरवल पे। अब ये आपके लिए सामने नई बात है। और तीसरी बात, डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, याद होगा, बिल्कुल अपोजिट है ना, कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स, तो फाई एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स, अपोजिट होते हैं ना, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव। तो ये पॉइंट आपको पहले भी बताया था मैंने। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये थोड़ा बेसिक है बीच में, इसको मैं थोड़ा बॉक्स में लिख रहा हूँ, फिर बताऊँगा क्या है ये। अब जो हमारा पॉइंट है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए टू बी, यानी कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है ए बी क्लोज इंटरवल पर, उसका क्या मतलब है। अरे जब आपने फंक्शन को इस इंटरवल तक बांध दिया कि भैया इस इंटरवल तक मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि अब हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। क्या, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यानी कि डेफिनेट तो होना ही था क्योंकि आपने फंक्शन ही डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, ए बी क्लोज इंटरवल तक। तो इज डिनोटेड बाय, देखिए
एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये क्या लग गया ए टू बी, ये फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, मतलब अब ए हो गया लिमिट और लोअर लिमिट और बी होगी अपर लिमिट। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, आपके पास आंसर आया 5b माइनस 5a। ये कैसे आया सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि 5x कौन था, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पर ये 5x आ गया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन को 5x आ गया। ठीक है, प्लस में c लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लग गया। अब उस पर लिमिट लगती है ऐसे a टू b, यानी कि जो लिमिट a टू b आपको दी गई थी ना, वो ऐसे लगती है। ठीक है, इसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई कैसे करें, ध्यान से देखिएगा, अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, देखो कैसे अप्लाई किया। पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है। अपर लिमिट कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अप्लाई होगी, यानी कि 5b प्लस c, अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होती है। ये तरीका है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करने का। कब, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन के प्लस c लगा हुआ है, ठीक है, प्लस c तो है, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट ऐसे अप्लाई होती है, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5b प्लस c माइनस 5a माइनस c से c कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, क्या है देखो 5b माइनस 5a। तो ये तो मैंने शुरू में लिखा था, आपने देखा इसमें क्या हुआ, सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, कांस्टेंट लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है लिमिट्स अप्लाई करते हैं जब, अपर में भी और लोअर में भी। ठीक है, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल और ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। रिक्वायरमेंट इज द फंक्शन मस्ट बी continued function or defined in the closed interval ab. Clear? On the behalf of that, you will write down the definite integral from a to b f x dx is equal to 5b minus 5a. क्वेश्चन के बिहाफ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, where a and b are called the lower limit and upper limit, तो a को लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं, एंड द इंटरवल ए बी, जो अब इंटरवल ए बी ले रहा हूँ क्योंकि फंक्शन इससे भी डिफाइंड है, इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब सुन लीजिए, इस पूरी भाषा को मैंने ज्योमेट्रिकली शो करने की कोशिश की है। ज्योमेट्रिकली कैसे, मैंने कहा मेरा फंक्शन ये था 5x, एक्चुअली ये जब एक नीचे शेड पे मत जाइएगा, मेरा फंक्शन था 5 जो डिफाइन था क्लोज इंटरवल a टू b, x के लिए a से लेके b तक ये फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मैंने अंडर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फंक्शन यहाँ तक डिफाइन है, मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पता है आपको, एक्चुअली किसी भी फंक्शन का जब आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हो, सबसे पहले आपने डिफाइन किया, तो उसका मतलब होता है ये एरिया, मतलब उसने a से लेके b तक और उस एक्स एक्सिस के साथ उसने कितना एरिया बाउंड किया, ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरा फंक्शन y की एक्सिस को यूज़ करते हुए लिमिट बाउंड करता, तो वो y का एरिया बाउंड करता। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, a टू b एफ वाई डी वाई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन ऐसे है, यहाँ आपका x इक्वल टू y इक्वल टू a ऐसे लेना है, जैसे ये y इक्वल टू a और y इक्वल टू b। तो आप जब y एक्सिस के लिमिट यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, और ये एरिया किसी भी, ये ग्राफ था फंक्शन का, तो ग्राफ का मतलब होता है उस y की लिमिट के साथ, ठीक है, उसने कितना y एक्सिस और कितना अपना लिमिट के साथ ग्राफ एरिया कवर किया। ठीक है, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द लिमिट एंड y एक्सिस। तो दिस इज द पॉइंट। तो कुल मिलाकर डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय दैट फंक्शन विद एक्स एक्सिस प्रॉपर लिमिट्स a टू b, बिकॉज x इक्वल टू a क्या है, एक लाइन ही तो है, और x इक्वल टू b क्या है, वो भी तो एक लाइन है। ओके, तो दिस इज द मीन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसी बिहाफ पे हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा है, उस इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर सब के सब अब यहाँ पर क्वेश्चंस यूज़ होंगे, मिक्स होंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्व करना है। बट ऑफकोर्स वी आर डूइंग द डेफिनेट इंटीग्रल, तो ऑफकोर्स डेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से लिमिट्स को अप्लाई करना ही करना है।
ठीक है ना, लिमिट्स मत भूलिएगा अप्लाई किए बिना। तो पॉइंट इज दिस कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, सब तरह के टाइप्स यहाँ यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिंपल से सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। हमको इवेल्युएट करना है 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इसको देखकर याद आ रहा है कि कैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये एक आइडेंटिटी का फॉर्म है। ऑफ कोर्स 6-7 आइडेंटिटीज हमने किया है। तो यहाँ बी स्क्वायर है, वो आइडेंटिटी याद करो, 7 स्पेशल रिजल्ट थे, स्पेशल रिलेशन जो था, स्पेशल इंटीग्रेशन जो था, ठीक है ना। तो वहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लेना, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया ना, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ ए कौन है, ए अपॉन बी है ना, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए कौन है, ए अपॉन बी, बी से भी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए। अब tan इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन बी का क्या हुआ, अब ध्यान से देखो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए ना, प्लस सी मत लगाना, मैंने बोला था सी कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपको सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। डेफिनेट के अंदर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ओके, कांस्टेंट अपनी बाहर जगह ले लेगा, उसको इंटीग्रेशन में शामिल मत कीजिएगा। ओके, तो करना क्या है, अब 0 से इन्फिनिटी अप्लाई हो गया। अब जब लिमिट अप्लाई करने की बारी आती है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी अपॉन ए अपॉन बी, इन्फिनिटी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की 0 tan इनवर्स 0। अभी आपका ITF आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जो ये कहता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो π/2 माइनस 0, तो हमारा आंसर क्या आया, π/2a। दैट्स इट। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जितने भी टाइप्स हमने की। तो लेट्स हैव लुक सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। स्टूडेंट्स अदर प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अब यहाँ पर 0 से π/2 आ गया और एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि वेदर बोथ फंक्शंस आर इंटीग्रेबल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल check these are the product in two functions, these are the product of two functions, so I think this is a property you will use here, that is integration by parts. Okay, but integration by parts says which we have both functions are there and both are integrable or not, and you know very well कि inverse trigonometric and logarithmic is not directly integrable। तो इसका मतलब यहाँ पर trigonometric और algebraic है, I am talking about inverse trigonometric and logarithmic which are not integrable, okay na, directly, so it is we integrate them with the help of integration by parts, okay na। And the second one is there, that is कि यहाँ पर x square into cos square x है, and you know x square is algebraic and cos square x is trigonometric, तो क्या trigonometric cos square is integrable direct or not, so definitely no, because cos square x is there। So first of all we have to convert cos square x into the linear function of the cos function। याद है आपको cos square theta 1 plus cos 2 theta upon overall upon that is 2। ओके, तो वो ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो सिंप्लीफाई किया गया, एक्स स्क्वायर है, cos square x को क्या लिखा गया 1 plus cos 2x upon 2, this 2 will get outside, this x square get inside, x square into 1 x square into cos 2x, तो x square into dx प्लस 1/2 x square into cos 2x, ऑफ कोर्स 1/2 दोनों के साथ जाएगा। तो हुआ क्या, एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है, अलग हो गया अलजेब्रिक, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, दिस बिकम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला है, और जहाँ एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, x³ हो गया, x³ लिमिट 0 to π/2, ठीक है, प्लस हाफ। यहाँ ऑफ कोर्स आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। स्टूडेंट अब मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, वहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या देखिएगा, पूरा मेथड देखिएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 है, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। आपको पता है कि इंटीग्रेशन किसका, अंदर वाले फंक्शन का। कौन से अंदर वाले दो प्रोडक्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बट यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है स्टूडेंट, कि जो अंदर इंटीग्रेशन है उस पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी। मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ क्या, कि आप क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, वो जो सेकंड का इंटीग्रेशन आप करते हो उसमें आपको लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा और उसका फिर जो इंटीग्रेशन करना है उस पर लिमिट अप्लाई होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है ना। तो ऑफ कोर्स इस भी यहाँ पे चलेंगे। तो क्या किया, देखो मैंने बोला था कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने सीधा लिख दिया 3 2 जा 6। ऊपर क्या बचा, x3, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो लिमिट तैयार है पुट करने के लिए 0 से π/2। तो π/2 अप्लाई की गई पहले, π/2 अपर माइनस लोअर लिमिट 0 है 0, 3 2 जा 6 हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये हाफ चल ही रहा है। ओके, अब देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में हैं, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये भी फंक्शन, तो लिमिट इन दोनों के साथ अप्लाई होगी। तो x² एज इट इज cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्रोडक्ट आ गया, उस पूरे का फिर लिमिट अप्लाई करना 0 से π/2। क्लियर, ध्यान रखें सिर्फ cos 2x से लिमिट अप्लाई मत कीजिएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो इनटू ये उन दोनों के प्रोडक्ट पर आपको ओवरऑल लिमिट अप्लाई करनी है 0 से π/2। लिखना है पहले, तो अप्लाई तो बाद में होगी। माइनस चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो 0 से π/2 एज इट इज है, डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज x² 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। फिर बोल रहा हूँ अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x dx, और लिमिट 0 से लेके π/2 एज इट इज। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखना है आपको, ये देखो 1/6 π/2 का क्यूब क्या हुआ, π³ माइनस 0 है, कोई इशू नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल सही। प्लस 1/2, ये 1/2 इसके पास अलग जाएगा, ये 1/2 इसके पास अलग जाएगा। जब ये 1/2 इसके पास है तो 1/2 1/4 हो गया। लिमिट π/2 है, ध्यान से करना है, बड़ा पेशेंस चाहिए इसके अंदर। π/2 स्क्वायर इंटू साइन 2π/2, अपर लिमिट अप्लाई हो गई। ये 2 कहाँ गया, मैं बोल रहा हूँ 2 2 जा क्या होगा 4, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, दिस माइनस दिस वन, ये हाफ जो बाहर था इसके पास भी तो जाएगा, ये रहा हाफ, x इंटू साइन 2x इंटू 0 से π/2। अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है, किसका बाकी है, x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन बाकी है। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से इसको इवेल्युएट कीजिएगा एंड लास्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट को सॉल्व किया गया है, π³ 48 ये आ गया, इसको सॉल्व किया गया, देखो साइन π से π 0 हो जाए, सारा 0 हो जाएगा। फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना है, और इंटीग्रेशन में पार्ट्स करने के बाद लास्ट में आंसर आता है π³ 48 माइनस π/8। तो ये स्टूडेंट ध्यान से सॉल्व करना है, सिंपल इंटीग्रेशंस थे, अभी मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें, बस आपको लिमिट्स अप्लाई करना आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, लिमिट्स कैसे अप्लाई करोगे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।